डायबिटिक जो होती है जेनेटिक्स भी होती है जी। और लाइफ स्टाइल का भी होता है, वो दोनों ही होता है। अब बहुत सारे डॉक्टरों का मानना होता है कि अगर आप सफेद चावल खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि शुगर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पका हुआ चावल खाते हैं तो उसमें कम मात्रा में पाया जाता है। शुगर पेशेंट हैं जी। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई हर 3 महीने पे एक HbA1c होती है, उसको कराना चाहिए। वो कराते रहे, वो कराना चाहिए, हर 3 महीने पे कराना चाहिए। अगर शुगर ठीक नहीं हो रहा है, सबसे पहला जो आर्गन जाता है वो हमारा दिल पे आता है। अच्छा, नमस्कार, ग्लैम गाइड टीवी में आपका स्वागत है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो आज लगभग हर घर में दस्तक दे चुकी है। क्या इसे सिर्फ दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है या इसे रिवर्स करना भी मुमकिन है? इन्हीं सवालों का वैज्ञानिक जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शफीक अंसारी। तो चलिए सीधा उन्हीं से समझते हैं डायबिटीज का सच। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि डायबिटीज आखिर क्या है और टाइप 1 और टाइप 2 में सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिए, डायबिटिक के तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को पता होना चाहिए कि भाई डायबिटिक होता कैसे है, ठीक है। और उसके साथ साथ आम पब्लिक को भी जानना चाहिए कि भाई डायबिटिक क्या चीज है, ठीक है। अगर हम डायबिटिक की बात करें, हमारे इंडिया में अगर 100 आदमी हैं तो उसमें 12 से 13 लोगों को अभी भी शुगर है। मतलब एवरी 100 में 12 से 13 मान के चले कि 15 लोग जो है कि वो शुगर के पेशेंट है ही है। वो दवाई चल रहा है उनके, इतना मान के चलिए, जो हमारे रिसर्च आई उतना, ठीक है। हाँ। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो केस आते हैं डायबिटिक पेशेंट का वो चाइना को आता है। चाइना में होता है सबसे ज्यादा केस आता है चाइना में, ठीक है। बट क्या है कि हमारे इंडिया को WHO ने वर्ल्ड डायबिटिक बता दिया उन्होंने। पूरे संसार में सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड पेशेंट जो है मतलब है तो चाइना में, लेकिन उन्होंने क्या बता दिया, इंडिया घोषित किया, वर्ल्ड डायबिटिक कंट्री में उन्होंने घोषित किया था। तो उसका रीजन हम लोगों ने जानने का प्रयास किया भाई कि चाइना में सबसे ज्यादा केस है, उससे कम तो हमारे इंडिया में है। तो WHO ने ऐसा क्यों किया? तो उसका एक रीजन आया कि सबसे ज्यादा जो मौतें हुई है वो डायबिटिक के हमारे इंडिया में, अच्छा, चाइना में कम हुई है, ठीक है। ओके। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिसर्च किए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। भाई जब केस है तो वहाँ के लोगों को ज्यादा डेथ होनी चाहिए, यहाँ कम होनी चाहिए। तो वहाँ की एक चीज होती है कि जो लाइफ स्टाइल है उनका, चाइनीज लोगों का, उनका ये है कि सबसे पहला वो काम अगर करते हैं तो अपने शरीर पे करते हैं, अच्छा, उसके बाद किसी पे काम करते हैं। और हमारे इंडिया में क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने बारे में तो कुछ नहीं करते, दूसरे के बारे में जरूर करते, ठीक है। क्योंकि हम सुबह उठते हैं, चाहे कोई भी उठता है, तो सबसे पहले ये नहीं सोचता है भाई चलो हमने उठे तो हम थोड़ा अपने शरीर के लिए थोड़ा टाइम निकाल लें, जैसे एक्सरसाइज हो गया, चाहे अपने जो भी चीज अपने खान पान के, अपने शरीर के बारे में हम 2-3 घंटा निकाल ले, वो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में 80 साल का बुढ़ा होगा वो भी, चाहे भाई वो जवान होगा तो भी, या जिस एज का भी हो, उसका टाइम फिक्स है कि भाई उनको रोज 2 घंटा 3 घंटा अपने शरीर के लिए देना है, उसके बाद ही से दूसरे काम करना है, पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे कोई भी चीज हो, हम किसी भी तरह की चीजें है मतलब मॉर्निंग स्टार्ट करने से पहले अपने आप को खुद को स्टार्ट कर। और हमारे इंडिया में उतना नहीं, इंडिया में वो अवेयरनेस उस तरह की नहीं, उस चीज का नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है आपकी कि लोग अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। एक रीजन तो मतलब ये तो आपने जो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया भाई, वर्ल्ड के बारे में, भाई कितना केस हमारे इंडिया के में है, बाहर क्या है, ठीक है। अब डायबिटिक होता कैसे है, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी है कि डायबिटिक क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको पेनक्रियाज बोला जाता है। पेनक्रियाज, हाँ, उसका काम होता है इंसुलिन को निकालना, ठीक है। जब वो इंसुलिन को निकालता है, एक प्रकार से इंसुलिन जो होता है वो गेट कीपर का काम करता है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अस्पताल में हो गया, चाहे ऑफिस में हो गया, हर जगह क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, जो नीड वाले लोग होते हैं उन्हीं को उनको रिकॉग्नाइज करके अंदर भेजता है, जिसको नीड नहीं होती उनको नहीं भेजता है। वैसे वो हमारे शरीर में काम करता है, हर जगह वो रिसेप्टर होता है, वो सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। तो वो इंसुलिन क्या होता है कि वो पैंक्रियाज किसी भी कारण से, या कोई इन्फेक्शन हुई उसके कारण से वो निकालना कम कर देता है, या जेनेटिक्स भी होता है, जैसे कि अगर पेरेंट्स को हमारे हैं तो उस कारण जो जीन होते हैं जो इंसुलिन निकालने वाला, वो किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, एक रीजन वो भी होता है। तीसरी चीज होता है कि किसी भी कारण से हमारे शरीर के अंदर में हमारा जो कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे बुखार हो गया, चाहे कोई भी चीजें हो गई, तो कई बार ऐसा तो
होता नहीं, लेकिन मोस्टली बहुत सारी चीजें, कोई ब्रॉड इन्फेक्शन हो गई, जैसे अभी मान के चलिए कि जो भी आया था कोविड आया था, तो कोविड आया था तो उसने क्या किया, हमारे पूरे सिस्टम को ही उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो उस वजह से हमारा जो पैंक्रियाज है वो भी डैमेज हुआ। तो सबका तो नहीं हुआ, लेकिन किसी किसी का हुआ। तो लोगों का, हाँ, लोगों का मोस्टली पीपल का ये रहा कि भाई उसमें तो हमारी गलती तो है नहीं, ये तो डॉक्टर गलती है, डॉक्टर ने स्टेरॉइड दिया और स्टेरॉइड के कारण क्या हुआ, हमें शुगर हो गई, पैंक्रियाज हमारा खराब हुआ, उसकी वजह से हमें शुगर हो गई। वो चीजें तो हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीजें वैसा हुआ नहीं। हाँ, ये तो फैक्ट है कि अगर हम स्टेरॉइड लेते हैं तो हद तक में थोड़ा सा शुगर हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन हमारा कम निकलता है, तो शुगर बढ़ जाता है। तो ये आर्गन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, ये चीजें होती है। और उसके किसी भी कारण से इंसुलिन का निकलना कम हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपटेक करेगा ही। जब अपटेक करेगा ही नहीं तो शुगर की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जैसे आप जांच करवाते हैं तो शुगर आपको बड़ी हुई मिल जाती है। तो ये चीजें होती है कि भाई इस वजह से आपके शुगर होता है। अब इसके जो कारण होते हैं, ठीक है, एक तो इन्फेक्शन हो गई, दूसरा हो गया आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस भी सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमें डायबिटिक बनाने में। अच्छा। क्योंकि वो भी हमारे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे पैंक्रियाज पे जाते हैं, और किसी भी कारण से पैंक्रियाज हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा, तो इंसुलिन वो निकालना कम कर देता है। अब आपने पूछा कि टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में पूछा। टाइप 2 और टाइप 1 में क्या बड़ा डिफरेंस है? टाइप 1 होता है वो एक ऐसा होता है कि हमारे में रिसेप्टर होते हैं, 3-4 रिसेप्टर होता है, अल्फा बीटा जैसे होता है, गामा होता है, ठीक है, तो रिसेप्टर होते हैं। तो एक ऐसा होता है कि जो टाइप 1 में क्या होता है कि जैसे हम ओरल मेडिसिन लेते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन सबसे ज्यादा चलाई जाती है अपने इंडिया में मेडिसिन, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोला जाता है। तो जो हम खाने वाली जो दवाई होती है, तो वो क्या करता है, टाइप 1 में वो रिसेप्टर काम नहीं करता है, तो दवाई काम नहीं करती है। ओके। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीजें काम करती है, इंसुलिन। हाँ, मतलब आर्टिफिशियल। हाँ, आर्टिफिशियल इंसुलिन, वही जो बाहर से जो हमें ह्यूमन से बनाई जाती है। ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन बोला जाता है। चाहे बहुत सारे जैसे आती है, उसका अलग अलग कैटेगरी होता है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, वेरी लॉन्ग एक्टिंग, एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग आती है, एक्स्ट्रा शॉर्ट भी आती है। तो ह्यूमन से ही बनाई जाती है, ठीक है, ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन उसको बोला जाता है, वही उस पर काम करती है। अच्छा। तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1, और वो जो है मोस्टली यंग एज में होता है। आप 25 से 30 साल के अंदर में ही होता है, मोस्टली बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चे जो होते हैं उनका क्या होता है, किसी भी जैसे जो छोटे बच्चे, आपने सुना होगा, पैदाइशी बच्चा हुआ और 2 महीना 3 महीने बाद उसको कोई दिक्कत आई, डॉक्टर ने उसको जांच करवाया, पाया कि उसको तो शुगर है। हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको टाइप 1 नहीं होता है। अच्छा। और उस पर दूसरी कोई दवाई नहीं दे सकते, कोई दवाई काम ही नहीं करेगी, तो हम उसको इंसुलिन लगाते हैं। इंसुलिन वैसे होता है कि जो इसमें एज फैक्टर देखा गया कि मोस्टली जो 25 साल से कम उम्र के जो पेशेंट होते हैं उनको टाइप 1 होता है। अच्छा। और 25 साल 30 साल से जो ऊपर पेशेंट होते हैं उनमें टाइप 2 चला जाता है। तो टाइप 2 में क्या होता है कि 2 चीजें होती है, इंसुलिन भी दे सकते हैं और आप ओरल भी दे सकते हैं, जो मुंह से दवाई खाते हैं वो भी उस पर काम करते हैं। तो वो चीजें तो थोड़ा सा मतलब अंदर आपका डीपली हो जाएगा अगर उतना जाते हैं तो। बट ये चीजें मैं इतना बताना चाहूंगा जो आपके दर्शकों के लिए कि भाई ये अगर मान लीजिए कि जो इंसुलिन है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि नहीं हमें तो अगर हमने इंसुलिन ले लिया उसमें क्या होगा, हमारा तो हैबिट हो जाएगा और पता नहीं छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ठीक है, और उसकी आदत लग जाएगी, फिर हमारा शरीर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें रोज इस चीज के बारे में मतलब किसी ना किसी से वो उनको फीड मिलता रहता है, हाँ, कि भैया शुरू कर दे हुए तो फिर हम तो लेंगे नहीं। हाँ। और उससे क्या होता है, उनकी शुगर बढ़ जाती है। तो उनको हम ये बताना चाहेंगे कि जो इंसुलिन होता है वो सेफेस्ट होता है, सबसे अगर सेफ मेडिसिन बोला जाता है जिसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ उसके एक ही साइड इफेक्ट होता है कि शुगर को कम कर देता है। अच्छा। हाँ, शुगर को कम कर देता है, उसका वही साइड इफेक्ट है, उसके अलावा दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी दवाई है, आप कोई भी चीजें के ले ले, जैसे मान ले एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, चाहे कोई भी पैथी में अगर आप जाते हैं तो हर पैथी में अपने अपने पैथी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है, अपने हिसाब से होता है। अगर हम अच्छे टाइम पे लेते हैं, अच्छे चीज के लिए लेते हैं, जिस चीज के लिए लेते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अच्छा होता है, उसके लिए तो बेटर होता है। अगर जिसके लिए मान लीजिए जिसकी नीड नहीं है, अगर उसका हम लेते हैं तो क्या हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदेह हो जाता है। तो फिलहाल तो आपका ये हुआ। तो उसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो हमारे किसी भी ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, सिर्फ उसका एक ही साइड इफेक्ट होता है कि वो आपके शुगर को कम कर देता है। तो शुगर कम जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, उसमें इंसान की जान जा सकती है, ठीक है। तो उसका एक ही चीज होता है कि अगर मान ले हम किसी को इंसुलिन लगाते हैं चाहे देते हैं तो हम उसको ये बोलते हैं भाई आजकल क्या है कि पहले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज थी, आपके क्या है कि हर घर में आपको शुगर का ग्लूकोमीटर मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो भाई अगर 60 हम तो उसमें लिख देते हैं कि भाई आपको इतने से इतने के बीच में ही देना है, ठीक है, इतना इंसुलिन देंगे तो इतना आएगा। अगर मान लीजिए शुगर आपका कम होता है तो उसका एक होता है कि आपको पसीना आएगी, चक्कर आएगा, कमजोरी आएगा, बेहोश
हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि घरेलू जो चीजें होती है सबसे बेटर होता है शहद। हाँ, ओके। अगर शहद क्या होता है, इससे होता है ना कि चीनी भी होता है, तो चीनी क्या होता है कि चीनी खिला दिए, लेकिन चीनी को थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में टाइम लग जाता है, शहद को डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जूस अगर कोई भी जैसे घर में बना हुआ जूस है, आप उसको पिलाते हो वो तुरंत डाइजेस्ट होता है और तुरंत शुगर लेवल को बढ़ा देता है। वैसे हनी है जो शहद बताया, वो तुरंत शुगर लेवल को आपको इंक्रीज कर देगा। लेकिन क्या शुगर जो होता है, अगर हम शुगर खाते भी हैं तो उसको तोड़ेगा, फिर अपना वो केमिकल रिएक्शन करेगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, तो वो थोड़ा सा 5-7-10 मिनट का टाइम ले लेता है। लेकिन शहद जीभ पे पड़ते ही वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको कार्डियो में बताया था कि इकोस्प्रिन होता है, वो जीभ पे रखते ही अपना काम स्टार्ट करता है, वैसे ये होता है, शहद होता है, ये ज्यादा बेटर होता है। तो उस कंडीशन में हम ये भी बताते हैं पेशेंट को कि आपको इंसुलिन देते हैं तो ये भी बताते हैं कि आपको अगर आपको पसीने आते हैं, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है या चक्कर खा गिर गया, तो तुरंत आप अपने घर में तो शुगर की मशीन रखे ही रखें। हाँ, तुरंत उसे नापा जा सके, उसके तुरंत नापा जा सके। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो अपने जेब में चॉकलेट वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, वो भी लेवल को बढ़ा देता है। चॉकलेट जो होता है वो भी अपने लेवल को तुरंत इंक्रीज, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम लंबे टाइम तक खाना नहीं खाएं और इंसुलिन लगा लिया, तो उसमें भी हमारा शुगर डाउन हो सकता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो सेफ होता है। अच्छा, किसी भी कंडीशन में इंसुलिन सेफ होती है। बट ये काम उसी पे करता है मोस्टली, मतलब मोस्टली तो बनाई गया टाइप 1 के लिए, टाइप 1 के लिए बनाई गया। लेकिन क्या होता है कि हम उसको टाइप 2 में भी यूज करते हैं। टाइप 2 में भी जैसे मान लीजिए, हाँ, अब जैसे ऑपरेशन किसी पेशेंट को करना है, ठीक है, उसकी शुगर, जैसे आंख का ऑपरेशन करना है, चाहे किसी भी चीज का ऑपरेशन करना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या है, क्योंकि भाई हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट होते हैं, जो दवाइयाँ होती है, वो तो टाइम टेकिंग है, एक दिन में तो होगा नहीं, 2 दिन में तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अस्पताल में मान लीजिए हम 24 घंटा लेटा है, 24 घंटा हर 2 घंटे में शुगर को नापे और उसी हिसाब से हम उनको शुगर को रेगुलेट करते गए और उनका इंसुलिन देते गए, और एक टाइम ऐसा आता है कि उनका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और फिर हम उसको ऑपरेट कर लेते हैं। ये तो हमारी आपकी उसकी हो गई। अब जो रीजन तो लगभग दोनों का सेम ही होता है कि भाई टाइप 2 में या टाइप 1 में, बस ये होता है कि भाई हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं और उसे मेडिसिन का हम वो कर लेते हैं। अगला चीजें जो थी, एक तो मैंने आपको बताया कॉज, जो कारण जो किस वजह से होता है, स्ट्रेस होता ही होता है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा रोल खान पान। अच्छा, हाँ, खान पान में जो भी हम जंक फूड लेते हैं वो भी हमारा सबसे बड़ा रीजन होता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी अगर बाजार की चीजें लेते हैं, तली भुनी चीजें लेते हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि हमको फाइबर की चीजें नहीं मिलती, ठीक है, तो फाइबर हमें चाहिए, हर हाल में फाइबर चाहिए। उसके अलावा मिनरल्स हमें चाहिए, विटामिन चाहिए, तो मिनरल्स विटामिन सबसे अच्छे मिलते हैं फ्रूट्स में मिलते हैं, जो ताजे फल होते हैं उसमें मिले देते हैं। जो सब्जियां होती है उसमें मिनरल की मात्रा, विटामिन की मात्रा हमें अच्छी मिल जाती है सब्जियां में, जो भी सीजनली सब्जी आपको मिलती है या सीजनली जो फल मिलते हैं उसमें आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जो शुगर होता है, हमारा जो मिथ है, हम उसको मानते हैं कि एक प्रकार का ये साइलेंट किलर होता है। ठीक है, हम साइलेंट किलर उसको इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, अगर 10 बीमारियां लेके आता है दिल को छोड़ करके, तो हम उसको एक ही बात बोलते हैं कि आप शुगर ठीक करो, शुगर पे फोकस करिए, आपने सारी बीमारियां ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शुगर क्या होता है ना कि आदमी को पता ही नहीं चलता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक उसने शुगर का पता ही नहीं लगा, उसको पता ही नहीं चला कि उसको शुगर है। अब कोई मान लीजिए कि उसको कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि वो बोलते हैं भाई हमारे हाथ में तो झिझिना रहा है, हमारा हाथ सुन्न हो जा रहा है, पैर में हमने चप्पल पहना, हमारा चप्पल छूट जाता, पता ही नहीं चलता है मेरे को। ठीक है, रात को पैर पटकना पड़ता है, अजीब से उठता है। ठीक है, तो अब कुछ लोग होते हैं कि भाई दूसरी तरफ सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है उसको भी नहीं पता होता है, क्योंकि उसने कभी बताया नहीं। कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम जो होते हैं कुछ पेशेंटों में, अब जैसे इसका सिम्टम होता है, तो सबसे अच्छी चीज होती है इसके सिम्टम में, जो शुगर पेशेंट को हुआ तो उसको भूख बहुत ज्यादा लगेगा, वो हर 2 घंटे में खाना मांगेगा। अच्छा, मतलब अगर मान के चलिए कि एक टाइम में अगर वो आधे किलो खाना खाता है, तो 1 किलो खाना खा जाएगा, फिर 2 घंटे बाद बोलेगा मेरे को भूख लगा। अच्छा, ऐसा होता है। उसका पानी सबसे ज्यादा पिएगा। ठीक है, मतलब 6 लीटर से ज्यादा भी पानी पी लेगा, फिर भी उसको प्यास लगती रहेगी। अब जब प्यास पानी पिएगा तो उसको बार बार बाथरूम आएगी, जब बार बार वॉशरूम होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशाब में जलन भी होती है, किसी किसी पेशेंट को होता है, किसी किसी को नहीं होता है, लेकिन मोस्टली जो चीजें होती है, प्यास उसमें सबसे ज्यादा लगते हैं, और आपको खाना उसमें सबसे ज्यादा पेशेंट खाने को दिल करेगा, उसका वजन कम भी हो सकता है। ठीक है, किसी किसी को वजन बढ़ भी सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वजन जो होता है कम होने का सिम्टम, हाँ, कम होने का सिम्टम होता है। तो अगर किसी को पेशाब बार बार आ रहा है और पानी ज्यादा पी रहा है, तो डॉक्टर के पास मोस्टली पहुंच जाता है कि डॉक्टर साहब मैं तो परेशान हो गया हूँ, बताओ क्या करना है मेरे को। ठीक है, कि भाई मैं तो बार बार पेशाब ही करने चला जाता हूँ, ठीक है, या मेरे को इतनी ज्यादा भूख लगती है। ठीक है, तो
उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो भी होते हैं तुरंत में प्रिस्क्राइब कर, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि उनको ये चीजें सिम्टम नहीं आती है, नहीं समझ में नहीं आता, उनको समझ में नहीं आती है क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो किसी भी कारण से उस चीज पे वो रेजिस्टेंस हो जाती है। तो उनमें क्या होता है, उनमें दिक्कत होती है, तो वो किसी कारण से आगे 2 साल 3 साल से परेशान है, फिर उसको शुगर कराया तो वही शुगर उसको तो 300 आ रहा है, 400 आ रहा है। अब वो पेशेंट भी परेशान हो जाता है, भाई मेरे को तो कभी शुगर आया नहीं, किसी ने बताया नहीं, और ये डॉक्टर साहब तो अभी मेरे को शुगर डायग्नोस हो गया, शुगर बता रहे हैं, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल। तो हम वैसे कंडीशन बोलेंगे भाई कि आप 2 लैब से चेक करा लें, 3 से करा लें, उसको कंफर्म कर लें। एक और शुगर जो होता है, मतलब आप यकीन न करेंगे, शुगर जो हमारा होता है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बॉडी के लिए साइलेंट किलर होता है, वो हमारे आंख को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। जो हमारे रेटिना होते हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, फिर हमको दिखना कम होता है। हमारे नस जो हमारा दिमाग होता है, दिमाग पे भी असर डालता है उसका। हमारा किडनी जो होता है, किडनी पे असर डालता है, ठीक है। हमारा जो दिल होता है, दिल पे असर डालता है। उसके अलावा जो नर्व है उन पे जाता है, हड्डियों पे जाता है, मसल पे भी जाता है, तो हर जगह ही ये लेके जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुषमा स्वराज का नाम सुना होगा, जो हमारे मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उनको सबसे पहले शुगर हुआ था, अच्छा। हाई ग्रेड में शुगर रहता था। तो शुगर के बाद से उनको किडनी खराब, जब किडनी खराब हुई तो उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद से कुछ टाइम के लिए ठीक ठाक हो गई, कोई दिक्कत नहीं था, फिर अपने पॉलिटिक्स में भी आ गई थी। उसके बाद से उनको अचानक उनकी डेथ हुई। तो जब उनकी डेथ हुई तो उसमें जो उनको पाया गया, जो रिसर्च किया गया, तो उसमें पाया गया कि साइलेंट एमआई होने के कारण उनकी डेथ। और साइलेंट एमआई जो होता है, एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो दिल के दौरे पड़ते हैं, जिसको आपने पहले क्वेश्चन पूछे थे। तो इसमें क्या होता है, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, जो सबसे तुरंत ही में, जैसे मान लीजिए रात को कोई पेशेंट सोया और उसको कोई दिक्कत था ही नहीं, घर वाले बता रहे हैं, पड़ोसी बता रहे हैं भाई कि इसको तो कोई दिक्कत नहीं था, और ये अचानक रात में सोए रह गए, तो देखा तो निकल चुके हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोस्टली अगर हम मान लें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी कर जाती है, मोस्टली 2 लोग कम कराते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए जाती है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो पाया गया है कि साइलेंट एमआई होने के कारण उसकी डेथ। ये फाइंडिंग है, ये उसकी है कि जो सबसे ज्यादा अगर तुरंत डेथ होती है, सडन जिसको बोला जाता है, रात को हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। और शुगर की वजह से सबसे ज्यादा हार्ट का डिजीज होता है। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा जो होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, वो शुगर की वजह से ही होता है, मोस्टली पाया जाता है। मोस्टली तो एक रीजन ही हो गई, जैसे आपको मैंने एग्जांपल सुषमा स्वराज जी का बताया, तो अब सुषमा स्वराज जी तो आप सोचिए कि तो मिनिस्टर रही है, और मिनिस्टर के घर पे तो भाई डॉक्टरों की टीम होती है, बिल्कुल, ठीक है। उनके लिए तो भाई मान लीजिए एम्बुलेंस घर पे ही खड़ी होती है। हाँ बिल्कुल। अगर एक बार घर पे प्रॉब्लम हुई, अस्पताल में फोन की, तो एम्स के लिए तो बेड रिजर्व है, कभी भी टॉप क्लास के जो डॉक्टर हैं उनके लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो भाई जब इतने बड़े आदमी हाई प्रोफाइल के हुआ और उसकी वजह साइलेंट एमआई से उनकी डेथ हो गई, तो भाई आम पब्लिक के लिए क्या हो सकता है। तो उसमें यही होना चाहिए कि भाई उससे हम पहले जो चीजें होती है उसको हम जान लें। अब इसमें ये होता है कि सबसे जरूरी होती है कि रूटीन एग्जामिनेशन होती है, जनरल बॉडी चेकअप होता है, वो हर 6 महीने पे इंसान को करा लेना चाहिए, ताकि उससे पता चले कि भाई, क्योंकि आजकल के जो खान पान का सिचुएशन है, चाहे वातावरण है, चाहे किसी भी चीज का लेखें, तो जो पहले की अपेक्षा थी वो अब नहीं है। किसी भी सिचुएशन में अगर आपके देखते हैं, पहले में जो खान पान में थी, रख रखाव थी, क्योंकि आज में देखिए गाड़ियां कितनी है, आप कहीं पे निकले तो सबसे ज्यादा जाम की प्रॉब्लम और धुएं की प्रॉब्लम। बट गवर्नमेंट भी अभी इसमें काम स्टार्ट कर दिया कि चलो ठीक है भाई, आप गाड़ियां बढ़ाओ, हम इलेक्ट्रिक में लेके आएंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो एक रीजन है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को तो सोचना ही पड़ेगा ना कि भाई अब पॉपुलेशन आ रही है, चीजें हो रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जो उसके हिसाब से। लेकिन भाई हमारा भी तो बनता है ना, भाई हमारा शरीर, तो हमें खुद से उसका ध्यान रखें। बिल्कुल, जब शरीर तो हमारा ही है, हमें तो दायित्व तो इसका निभाना उसमें करना चाहिए। अगर कोई शुगर पेशेंट है, वो चाहता है कि भाई हम ठीक कर रहे हैं, तो हम तो एलोपैथिक है, तो हम तो ऐसा मानते हैं भाई कि अगर पेशेंट चाहता है तो शुगर ठीक हो सकता है। अच्छा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पेशेंट नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, मतलब पेशेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। कितनी भी अच्छी दवाई लिख दीजिए पेशेंट के लिए, लेकिन वो चाहेगा तभी ठीक हो पाएगा। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेशेंट हैं, ठीक है, कि जो शुगर के, हाँ, शुगर के पेशेंट 10 साल 15 साल शुगर के पेशेंट रहे, और शुगर ने उनको वो हाल कर दिया जो कि कभी सोच नहीं सकते, और वो पेशेंट ठीक हो चुके हैं, और वो 10 साल से ठीक हैं। और खासतौर पे तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे फादर ही है। अच्छा, मुझे याद है अभी भी कि मैं छोटा था, 4-5 साल का था, तो मेरे फादर को शुगर था, और वो शुगर की वजह से इनकी ये टांगे जो थी ना, मतलब उस समय हम लोग बोलते हैं एलिफेंट लेग बोला जाता है, इतनी मोटी मोटी एक टांग हो गई थी, और 6 महीना तक बेड पे, 6 महीना तक बेड पे थे। 6 महीने, हाँ, बहुत बड़ा पीरियड कि और उसमें लैट्रिन बाथरूम बेड पे ही करना, मतलब गांव मोहल्ले रिश्तेदार ये सोचते थे भाई क्या भी बचेंगे नहीं, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी आई थी, शुगर उनकी इतनी हाई हो गया था कि जिसकी वजह से उनका बचना, मतलब उस समय के लोग बताते हैं भाई कि इनका बचना ही, मुझे खुद बताते हैं कि हमारा बचना मुश्किल था, ऐसी सिचुएशन हुई थी। फिर उन्होंने, हमारे वहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, उनको दिखाया, धीरे धीरे करते 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 6-7 महीना लगा उनको रिकवर आने में, फिर उनको चलने में 6-7 महीना लगा।
और करते करते उन्होंने 5 साल दवाई खाई। 5 साल के बाद जो डॉक्टर साहब उस समय बताए थे वही उन्होंने स्टार्ट किया, भाई ये चीजें खाना है, ये चीजें नहीं खाना है। मतलब स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो करना चालू कर दिया। उनका एक ही चाहिए था कि हमारा जान है तो जान है, ठीक है। तो वो चीज उन्होंने फॉलो किए। और 4-5 साल के बाद से उन्होंने डॉक्टर साहब ने दवाई को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और होते 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 आज वो लगभग मुझे अभी याद है 20 साल से वो कोई दवाई नहीं खाते हैं शुगर की। अच्छा। और आज सब कुछ खाते हैं, लेकिन हाँ अपने लिमिटेड अमाउंट में खाते हैं। मतलब अब चूजी हो गए ना, हाँ कि भाई हमें ये खाना है और ये नहीं खाना नहीं। अब पहले वो था कि भाई ये चीज खाना है, मतलब 10 साल तक उन्होंने चावल नहीं छुआ था, मीठा नहीं, मतलब जो भी होता है ना मीठा चीज जो भी होती है उन्होंने छोड़ दिए, गोश्त वगैरह भी उन्होंने छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे। तो एक 10 साल टाइम उनके लिए बहुत बड़ी बात थी बीमार होने के बाद से। उसके बाद से उनकी लाइफ फिर दोबारा जो स्टार्ट हुई, तो सब कुछ खाते हैं आज अपने हिसाब से खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन हाँ ये होता है कोई दिक्कत, क्योंकि अब ओल्ड एज भी हो गया है तो कोई दिक्कत होता है तो तुरंत हम लोग भाई शुगर का सबसे पहले देखते हैं भाई कि शुगर तो नहीं रिपीट हो गई, क्योंकि उसमें दोबारा चांस होता है। लेकिन 20 सालों से तो शुगर का अभी उनको आया नहीं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं कि जिनकी शुगर ठीक हो गया, मतलब जिसका विल पावर स्ट्रांग होगा, हाँ वो ठीक कर लेगा, ठीक है। बट उसमें एक ही चीज होता है कि खान पान। अब खान पान में जैसे मान ले कोई भी तली हुई चीजें होगा, अब जैसे मान ले कि आप अंडा खाना है, ठीक है, तो अंडे में क्या है कि अगर अंडे को आपने बॉयल किया, जर्दी निकाला और उसमें का जो सफेद पार्ट है वो खाया, आपका शुगर है, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। ओके। वही अंडे को आपने फ्राई किया, ऑमलेट बनाया, खा लिया, वो आपके लिए जहर हो गया। अब जैसे मान ली पराठे होते हैं, सबसे ज्यादा सुबह के जो नाश्ते में पसंद क्या होता है, पराठे होता है हर किसी को। जो पराठे खाता है उसका शुगर मान के चलिए कि अगर आज मान ले कि सुबह में उसने नापा भाई ब्रेकफास्ट करने से पहले शुगर नापा, देखा भाई कि 90 आ रहा है, और 2 पराठे खाने के बाद उसको देखिए भाई 200-250-300 करीब उनको पहुंचना है। तो वैसे पेशेंट में क्या होता है कि उनकी शुगर लेवल घटता है और बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी दवाई कंटिन्यू हो जाती है। अब फ्रूट्स होते हैं, जैसे मान ले केला है, तो केला में क्या होता है, आयरन भी पाया जाता है, शुगर की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। तो हम मानते हैं भाई शुगर पेशेंट के लिए जहर है केला। आम है, आम का सीजन में क्या होता है, हम मानते हैं भाई जो आम है उसके लिए जहर है शुगर पेशेंट के लिए। तो अब क्या है कि जैसे ये हो गया, अब जैसे हम मानते हैं कि जो सेब है, अब कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि सेब जो मीठा लगता है, जो खट्टा भी लगता है, जो ग्रीन होता है खट्टा लगता है, वो ठीक है, वो उसके लिए फायदेमंद होता है। अमरूद है, अगर वो खट्टा है वो उसके लिए फायदेमंद है। वही अमरूद पक गया, पक गया, मीठा लग रहा है, आप उसको खा के आए, आप 1 घंटे बाद शुगर चेक करवा तो आपको कम से कम 100 ज्यादा बढ़ा मिलेगा। मतलब रूटीन से ज्यादा हो जाएगा। वही सेब है जो आपको मैंने बताया कि जो मीठा है, ठीक है, अगर वो मीठा है, अगर आपने उसको एक सेब खा लिया और उसको ना पाई तो आपको 50-60-100 करीबन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वही सेब अगर मान लो जो ग्रीन वाला है तो उसके तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा आपको, वो तो कहेगा यार मैं क्या खा रहा हूँ, बेकार चीजें खा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा भी नहीं, तो बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा। तो डॉक्टर साहब क्या डायबिटीज जेनेटिक होती है या लाइफ स्टाइल की बीमारी है? डायबिटिक जो होती है जेनेटिक्स भी होती है जी, और लाइफ स्टाइल का भी होता है, वो दोनों ही होता है। दोनों ही है, मतलब हेरिडिटी भी है? हाँ हेरिडिटी भी है, और आपके लाइफ स्टाइल से भी जुड़ी है कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ अच्छा, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? देखिए जो जेनेटिक्स होता है वो जैसे बच्चा पैदा हुआ ना, तो बच्चा पैदा होते ही आपको 1 महीना 2 महीने के 3 महीने के अंदर में उसको पता चल जाता है। अच्छा, वो जेनेटिक्स ही होता है, वो जेनेटिक्स। हाँ, वो जेनेटिक जीन जो होते हैं वो म्यूटेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हमारा इंसुलिन निकालना वहां से बंद हो जाता है, तो उसको हम जेनेटिक्स में मान लेते हैं। और उससे मोस्टली चांस होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, जैसे हमारे दादा को था, फिर मेरे फादर को था, तो हमें होने का चांस है, हमें होने का चांस है। लेकिन अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को अच्छी रखते हैं तो नहीं होगा। मतलब आप उस चीजों को मेंटेन आप समझ रहे हैं कि मुझे किस तरह चीज से हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता है। हाँ। तो आप उसको यदि मेंटेन करें, मतलब रेगुलर वॉक करें और एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस फ्री रहें, हाँ, तो आपको न होने के चांसेस नहीं है। ये दोनों रीजन है, किसी में होता है, जेनेटिक्स होते हैं और लाइफ स्टाइल तो है ही है। आजकल जितना है आप देखिए तो मोस्टली 10 से 15% ही जेनेटिक्स वाले, बाकी 80 से 90% जो है वो लाइफ स्टाइल वाला है। डॉक्टर साहब शुरुआती लक्षण कौन कौन से हैं डायबिटीज के? लोग अक्सर इसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआती लक्षण जो होता है, सबसे ज्यादा तो पहले पेशेंट को प्यास आता है, अच्छा, भूख ज्यादा लगती है और पेशाब बार बार जाता है। अच्छा, तो ये तो शुरुआती लक्षण होते हैं। बट इसमें हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि आजकल की जो जनरेशन है, ठीक है, या जो खान पान है, जो वातावरण है, उस कंडीशन में हमें हर 6 महीने पे अपनी बॉडी का एक रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए। जैसे उसमें आता है लीवर फंक्शन टेस्ट आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट आता है, सीबीसी आता है, शुगर आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का आ जाता है, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल आता है। ये जनरल होता है रूटीन। जैसे पेशाब की जांचें होती है, तो वो कोई बहुत महंगे भी नहीं होते हैं
और हर 6 महीने पे अगर आप उसमें करा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि है या नहीं। अच्छा। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया जी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक रूटीन चेकअप जो हो जाता है तो हमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चल जाता है भाई कि उसमें कौन से उसपे जो लैब रिपोर्ट होता है उसमें मेंशन होता है कितना से कितना हमारा होना चाहिए। उसमें एक ही कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे लिए फायदेमंद होता है, जिसको एचडीएल बोलते हैं, हाई एचडीएल। डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ठीक है, उसकी नॉर्मल रेंज होती है 35 से लेकर 45 तक। जी, उससे ऊपर भी होता है तो ठीक है, क्योंकि माइलिनेशन का काम हमारा करता है। उसके अलावा जो भी होते हैं तो वो नुकसानदेह होते हैं, लेकिन उनका भी एक अपना अलग अलग फंक्शन। अगर नॉर्मल रेंज में है तो ठीक है, अगर एबनॉर्मल रेंज में जाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो एक वो पता चल जाता है। अब उससे क्या होता है कि आदमी अवेयरनेस हो गया। अगर यंग जनरेशन है तो उसमें क्या एक्सरसाइज अगर कर लिया, खान पान अपना हाई फाइबर डाइट ले लिया, प्रोटीन की चीजें ले लिया, और जैसे मान लिया कार्बोहाइड्रेट चीजें अपना बंद कर दिया, बाजार का चीजें है अगर उसने बंद कर दिया, तली हुई चीजें, भुनी हुई चीजें अगर उसने बंद कर दिया, जैसे दूध ले रहा है, मलाई उतार के ले रहा है, घी का चीजें बंद कर दिया, तो हद तक ठीक हो जाता है। नॉर्मली 2 महीना 3 महीना रेगुलर एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। वैसे किडनी का भी होता है, भाई हमें 4-6 महीने किडनी के देख लेना चाहिए, हमारे लीवर को देख लेना चाहिए, हमें खून कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं है, शुगर तो हमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें करा लेना चाहिए। उससे हमें अवेयरनेस रहती है हमारे बॉडी के बारे में। हम भी रहते हैं, और भाई जब हम रहेंगे तो भाई पीछे हमारे जो हमारी फैमिली है वो भी सेफ रहेगी। तो डॉक्टर साहब क्या प्री डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? जी देखिए, प्री डायबिटिक जो होता है उसमें हम 2 चीजें आपको बताना चाहेंगे, अपने इंडिया के बारे में और विदेश के बारे में। ठीक है, प्री डायबिटिक में क्या होता है कि अपने इंडिया में मोस्टली अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो 99% जो होते हैं डॉक्टर जो होते हैं वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका एक रीजन ये होता है कि पेशेंट जो होता है वो चाहता है भाई कि अगर मुझे शुगर हो गया है तो हमको दवाई लिख दी जाए, हम दवाई खाएं, हम दवाई से ठीक हो जाएंगे, या ठीक ना हो, मतलब जो भी कंडीशन होती है। तो उसमें हम एक चीज मानते हैं कि पेशेंट की एजुकेशन की कमी है। ओके, डायबिटिक में एजुकेशन की कमी उस पेशेंट के लिए। विदेशों में ऐसा नहीं होता। अगर प्री डायबिटिक है तो विदेशों में 6 महीने तक, और हमारी जो गाइडलाइंस आई है तो प्री डायबिटिक में उसमें यही होता है कि हम 6 महीने से 1 साल तक पेशेंट को हम विदाउट मेडिसिन रख सकते हैं। उसका सबसे पहला होता है कि एक्सरसाइज रेगुलर, सुबह में, शाम को जो भी एक्सरसाइज करना चाहें, अपने शरीर की पसीना बहाना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने खान पान पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अपने कोच को ढूंढ सकते हैं, खुद से ढूंढ सकते हैं। भाई हमने जैसे शुगर हमने चेक किया तो हमने देखा भाई कि हमने आज क्या खाया तो हमारा शुगर इतना है, कल मैंने क्या खाया था, कल मेरा शुगर इतना था। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो उससे हमें खुद पता चल जाता है और उस चीज को हम अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी जैसे फ्रूट्स हो गया, तो हम रात का खाना मोस्टली जो होता है भाई हम रात को स्किप कर दिए, खाना स्किप कर दिए, सुबह हम देखते हैं भाई हमारा शुगर लेवल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने फ्रूट्स ले लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो प्री डायबिटिक होते हैं तो हमारे गाइडलाइंस भी कहती है, और मोस्टली आप फॉरेन में जाएंगे तो फॉरेन में क्या होता है कि 6 महीने तक तो डॉक्टर आपको दवाई लिखेगा ही। अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही बातें बताएगा, जो भी आपका फीस लेता हो, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट का हो, वो सबसे उसका एक ही काम होता है कि 6 महीने तक आपको दवाई नहीं लिखनी है भाई, आपको पेशेंट को एजुकेट करना है। ओके। अब प्राइवेट, अब इंडिया की बात बता रहे हैं, प्राइवेट सेटअप है, अगर कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, फीस लिया, ठीक है, अगर देख लिया, अगर उसने दवाई नहीं लिखा तो पेशेंट उसको क्या करेगा, उल्टा सीधा बोल के जाएगा कि 2 डॉक्टर मेरे लूट लिया। ठीक है, ये तो है, ये तो गवर्नमेंट में चला गया, गवर्नमेंट में अगर सही तरीके से उसको समझा दिया तो गवर्नमेंट में कहेंगे ये तो गवर्नमेंट अस्पताल है, इसने तो मेरे को देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया, और वो 4 बात सुनाकर उसको भी चला जाएगा। ठीक है, तो हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो उसमें डॉक्टर भी सोचता है भाई ठीक है कोई बात नहीं, हम तो पहले बता दिए। तो उसमें क्या करता है कि भाई ठीक है, अगर वो चाहता है तो दवाई लिख देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें पेशेंट का ही नुकसान होता है। हाँ, नुकसान तो पेशेंट नुकसान, क्योंकि पहला नुकसान होगा उसके पैसे का, दूसरा नुकसान होगा उसके टाइम का। भाई और गवर्नमेंट में भी जाता है तो भाई उसके टाइम तो लगने लगे, प्राइवेट में जाता है तो भाई उसके पैसे टाइम दोनों लगने हैं। अगर वही टाइम एक्सरसाइज पे कर ले, खान पान पे कर ले, तो वो ठीक हो जाता है, प्री डायबिटिक ठीक हो जाता है। अगर वो ठीक नहीं होता है, अगर जैसे मान लीजिए रिसर्च में जो पाया गया है तो उसमें देखा गया कि 80% पेशेंट जो होते हैं प्री डायबिटिक में खान पान से, एक्सरसाइज से पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर किसी किसी को नहीं होता है 20%, तो उसमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। वही चीज होता है विदेशों में। आप विदेशों में जाएंगे तो सबसे पहले 6 महीने तक प्री डायबिटिक वालों को एक्सरसाइज और बोलता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों आ जाता है, हमारा जो भी खान पान होता है, एक्सरसाइज होती है, वो आ जाती है। उसके बाद से अगर नहीं ठीक हो 6 महीने में, तब हम मेडिसिन का सोचेंगे भाई कि कौन सी मेडिसिन उस पर दिया जाए, कितना एज है, कितना वेट है, क्या इनका काम है, उस हिसाब से हम मेडिसिन उस पर एक्सेप्ट करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, सफेद चावल, रोटी और फ्रूट्स डायबिटीज में क्या खाएं और क्या ना खाएं, थोड़ा सा इसके बारे में एलोबरेट करें। भोजन किस तरह से होना चाहिए एक डायबिटिक पर्सन का?
जो चावल होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जी। आप सफेद चावल लें या फिर उसको भुना हुआ चावल बोलते हैं वो लें, तो उसमें तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब बहुत सारे डॉक्टरों का मानना होता है कि अगर आप सफेद चावल खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि शुगर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पका हुआ चावल खाते हैं तो उसमें कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन पाया तो जाता है, ऐसा नहीं। हाँ, ये होता है कि अगर आप सफेद चावल खाते हैं तो उसमें 80% कार्बोहाइड्रेट पाया गया तो इसमें 40% पाया जा रहा है। अच्छा, लेकिन पाया दोनों में जाता है, ठीक है। मेरा जो मानना होता है कि भाई जब जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, और कार्बोहाइड्रेट हमारी एक मैकेनिज्म होता है, बायोकेमिस्ट्री होती है, जो भी फूड हम खाते हैं फिर वो अंदर जाता है, वो टूटता है, टूटने के बाद से शुगर बनाता है, ठीक है। लंबी चेन होती है, तो उस चेन से शुगर उसको मिलता है। तो अगर मान के चलिए कि हम एक तरीके से शुगर की दवाई खा रहे हैं शुगर कम करने के लिए, और एक तरीके से हम कुछ ऐसे फूड खा रहे हैं जो हमें नहीं पता है और वो शुगर मेंटेन कर रही है, तो उसमें क्या होता है पेशेंट का लंबा टाइम खिंच जाता है दवाई खाने। और कई बार ऐसा भी होता है वो पेशेंट थक भी जाता है, 5 साल 7 साल दवाई खाया तो पेशेंट थक जाता है कि भाई हम तो इतने साल से दवाई खा रहा है और ठीक हुआ ही नहीं, तो फिर अब क्या छोड़ने जाए, खाओ भैया सब कुछ खाओ, तो वो अपना स्टार्ट कर लेता है और फिर बाद में जो उसकी कहानी जो होती है बिगड़ जाती है। तो हमारे हिसाब से जो मैं हूँ तो मैं मोस्टली बोल देता हूँ भाई चावल बंद ही कर दो आप। अच्छा, चावल बंद कर दो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। जो चीज चावल में मिलनी है वो चीज आपको दूसरी चीज में भी मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान ले कि रोटी के बारे में आपने कहा, तो रोटी भी जैसे मान ले कि सिर्फ गेहूं की रोटी है, अगर उसको बारीक आपने पीस दिया तो आजकल क्या होता है कि लोग मोस्टली बारीक आटे का ही रोटी पसंद करते हैं, पतली रोटी पसंद करते हैं। लेकिन जो शुगर पेशेंट है तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि भाई आप जो गेहूं है उसको थोड़ा मोटा पिसवाएं, मोटा हाँ दरदरा पिसवाएं, और उसके साथ चना मिला ले। चना हर जगह मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो चना जो है आपको हर तरीके से फायदेमंद होता है। आप उसको भिगो के भी खा सकते हैं, बॉयल करके भी खा सकते हैं, भून के भी खा सकते हैं, उसको अलग से सिर्फ उसका आटा पिसवा करके रोटी अलग से बना खा सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज हो जाती है कि चना का एक दिन आपने ऐसे कर लिया, ये हर जगह मिल जाता है। गेहूं है, गेहूं तो आपको है भाई रोजमर्रा की जिंदगी में है ही है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि गेहूं में चने को मिला सकते हैं, तो एक तरीके से आपको दूसरे दिन आपको दूसरी रोटी हो गई, वही चने और गेहूं की रोटी मिल गई। एक आटा आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा मेथी मिला ले, मेथी फायदेमंद होता है। तो मेथी हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, अगर ज्वार बाजरा वगैरह मिल जाता है, मक्का मिल जाता है, थोड़ा सा उसमें मिक्स कर सकते हैं, तो आपके पास 3 चीजें खाने को हो गई। अगर ऐसे कोई जिंदगी में जी रहा है तो उसको सिर्फ एक ही रोटी मिल रही है, रोज गेहूं की रोटी मिल रही है। अगर वो शुगर पेशेंट है तो उसको 3 रोटी मिल गई, भाई चलो एक दिन चना और गेहूं की रोटी खा लिया, बिल्कुल, और एक दिन पूरा मिक्सर ले लिया, एक दिन सिर्फ उसने चने के खा लिया, तो एक चीजें हो गई, और उससे पूरा उसका न्यूट्रिशन भी मिल जा रहा है और उसके शरीर को फायदेमंद भी है। तो एक चीजें तो ये हो गई। तो आपका जैसे चावल तो हमने बंद करा देते हैं भाई, चावल आपको नहीं खाना, अगर शुगर आपको ठीक करना है तो अगर आपको ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमको तो ये भी खाना है, दवाई भी खाना है, लंबे टाइम खींच के ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी मर्जी है, उसमें तो आपकी मर्जी है। तो ये मैं पहले ही बता देता, अगर शुगर आपको ठीक करना है तो आपकी वजह से ही ठीक होगा। हमारा काम सिर्फ बताना है, हमारा काम सिर्फ आपको दवाई लिखना है, ठीक हमें नहीं होना, ठीक तो आपको होना है, बिल्कुल रेगुलरिटी आपको रखना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई आपका, जैसे मान ली रोटी और चावल में हो गई। अब आप इसमें सलाद का सबसे बड़ा रोल होता है, सलाद का। आप खाना खाने से 15-20 मिनट पहले आप सलाद ले सकते हैं, जितना आप खाना खाते हैं उतना सलाद उसमें खा सकते हैं। अच्छा, उतनी सलाद, जैसे मान लें कि आप रात का आप 250 ग्राम खाना खाना चाहते हो तो 250 ग्राम आप सलाद उसमें ऐड कर सकते हैं, पहले खा लें उसके बाद से उसको ले लें। उसमें क्या होता है हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स का सलाद में वो पाई जाती है, उसे शुगर की कंट्रोल करने की क्षमता होती है, ठीक हो गई। फ्रूट्स में जो हम एडवाइज करते हैं कि अगर आप फ्रूट्स में जैसे कि सेब है तो सेब में हम ग्रीन एप्पल का हम प्रयास करते हैं कि भाई आप ग्रीन एप्पल लें, उससे आपका शुगर जो होता है बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं, रेगुलर करके रखेगा, आपका न्यूट्रिशन मिलेगा। अमरूद है तो अमरूद में आप कम पका हुआ अमरूद का यूज करें, ठीक है, जो थोड़ा कच्चा है। हाँ, थोड़ा कच्चा है, ठीक है। अगर पपीता है तो थोड़ा सा पपीता आप खा सकते हैं, लेकिन कम पका होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पक गया है तो फिर वो उसमें क्या होता है कि शुगर की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाती है, वो नुकसान आपके लिए करेगा। हम केला को बंद कर दे भाई, केला नहीं खाने आपको, आम का सीजन में आम आपको नहीं खाने हैं, आपको जैसे कि अंगूर का सीजन आएगा तो अंगूर के सीजन में क्या होता है कि मोस्टली अंगूर 2 प्रकार के, खट्टे भी लगते हैं और वही अमरूद जब पक जाता है तो मीठा लगता है, वो तो शुगर आपको बढ़ा देगा। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कोई एक ही वर्ड में कि जो फल कच्चा है उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है, जो फल आपने खाया उसमें टेस्ट आपको आ गया, मीठा लग रहा है, वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा। लेकिन हाँ ये कि जितना चावल से रोटी से जो शुगर बढ़ के नुकसान करेगा उतना उससे नुकसान नहीं होगा। पानी का मात्रा, अगर मान लो बीपी के मरीज आप नहीं है तो पानी की मात्रा को इसमें आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो तो वैसे भी उसमें प्यास ज्यादा लगती है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, मतलब प्यास न लगने पे भी एक आध गिलास पानी आप पी सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये किस स्टेज पर इंसुलिन लेना बहुत जरूरी हो जाता है और शुगर की मात्रा कितनी होती है जिससे कि ये समझ पाए कि भाई ये बिना इंसुलिन के, आर्टिफिशियल इंसुलिन के जो बारी होती है, जो आपने पेनक्रियाज का बताया कि भाई वो ऐसा काम करता है, वो तो ठीक है, बट कई बार बाहर के इनटेक हो जाता है, तो वो कैसे पता लगेगा कि अब मुझे बहुत जरूरी है? देखिए
जो इंसुलिन का होता है कि अगर टाइप 1 डायबिटिक है, ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटिक में तो आपको इंसुलिन लेना ही लेना है, उसके बगैर क्योंकि रिसेप्टर उसमें काम ही नहीं करेगा। अच्छा। तो आपको ओरल में तो मेडिसिन काम नहीं करेगी, उसमें तो लेना ही लेना है, ठीक है। अब टाइप 2 में आ जाए, तो टाइप 2 में क्या होता है कि अगर आपकी शुगर हाई रेंज में है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेडिसिन देते हैं। अच्छा, ठीक है कि भाई आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने आप एक मेडिसिन खाओ, अगर उस पे रेगुलर हो जाता है तो एक ही मेडिसिन पे हम प्रयास करते हैं उसको कम करने के लिए। उसके बाद से अगर उससे भी नहीं होता है तो 2 मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। 2 मेडिसिन स्टार्ट कर दिए, जैसे एक ही में 2 मेडिसिन आ जाती है, जैसे मेटफॉर्मिन होता है, ग्लिमिप्राइड होती है, एक ही में आ जाती है, एक ही टैबलेट में आ जाती है। गवर्नमेंट में अलग-अलग मिलती है, प्राइवेट में एक ही में हो जाती है। तो 2 मेडिसिन हमने स्टार्ट कर दिया, उससे भी पेशेंट का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर हमने 3 मेडिसिन स्टार्ट कर दी टाइम के अकॉर्डिंग, भाई कि अब ये हो गया, अब 3 मेडिसिन इसको स्टार्ट करना पड़ेगा तब जाकर कंट्रोल हो, क्योंकि हमारा काम होता है कि ठीक करना, उसको सिचुएशन पे लेके आना कि जो नॉर्मल रेंज है हम कितनी अमाउंट में मेडिसिन देंगे और कितनी क्वांटिटी में देंगे ताकि इसकी शुगर कम आ जाए। अगर उस कंडीशन में हमने दे लिया तो 1 दे लिया, 2 ले लिया, 3 दे लिया, उससे भी कंट्रोल नहीं, फिर हमने 4 पे आ जाए। तो 4 मेडिसिन भी देने के बाद से अगर शुगर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, अब क्या होता है कि जब शुगर 250 से ऊपर होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो मेन आर्गन होते हैं उनको नुकसान का चांस ज्यादा होता है, जैसे दिल होता है, किडनी होती है, लीवर होती है, दिमाग होता है, आंख होता है, तो उनको ज्यादा चांस होता है उनको डैमेज होने का। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि भाई अगर मतलब सिचुएशन के भी देखते हैं कि सिचुएशन कैसा है, तो उसमें हम इंसुलिन को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इंसुलिन स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को हम अवेयरनेस बताते हैं कि भाई सारी फायदा मंद है इंसुलिन का, बस एक ही नुकसान है कि हाइपोग्लाइसेमिक ले जा सकता है। उसमें आपका खाना जो है फ्रीक्वेंसी आपका अच्छा होना चाहिए, भाई हर 3-4 घंटे पे आपको थोड़ा बहुत कुछ खाना होता है, भूखे पेट नहीं रहना होता है, लंबे टाइम की फास्टिंग नहीं इसमें अलाउ किया जाता है। शुगर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तभी भी, लेकिन खास कर में क्या होता है क्योंकि शुगर दवाइयाँ होती है तो उसको गलने में, शरीर में जाने में, ब्लड में आने में 1 घंटा 1.5 घंटा में टाइम ले लेती है, आधे घंटे टाइम ले लेती है। इंसुलिन तो तुरंत लगाए, तुरंत आपके ब्लड में तुरंत काम करती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अवेयरनेस रखना ही पड़ता है कि हम बोलते हैं भाई कि आपके घर में मशीन तो होना ही चाहिए और आपके पास कोई मीठा चीज तो होना ही चाहिए, मतलब जब में टॉफी चॉकलेट कुछ भी आपके पास होना चाहिए। तो ये अवेयरनेस हमें जरूर बताना चाहिए कि भाई और घर में ग्लूकोमीटर होना चाहिए अगर इंसुलिन आप स्टार्ट, क्योंकि उसी से हम रेगुलेट कर पाएंगे कि भाई आज हमने इंसुलिन दिया तो इतना आया, कल देने की कितना जरूरत है, तो वो 2 चीजें जरूरी होती है। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे नई डायबिटिक दवाइयाँ GLP-1, SGLT2 कितनी सुरक्षित है? अभी जो नई ड्रग स्टार्ट हुई है SGLT2 इनहिबिटर इसको बोला जाता है, ये 2 चीज पे सबसे अच्छी मानी गई है। जैसे हमारे किडनी के जो पेशेंट होते हैं, तो किडनी के पेशेंट होते हैं तो कुछ पेशेंट डरते भी है कि भाई इंसुलिन ले लें, कि किडनी वाले पेशेंट को तो इंसुलिन सबसे बेहतर माना गया है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई पेशेंट ऐसा भी है कि घर पे अकेला ही है, वो इंसुलिन को रेगुलेट नहीं कर सकता है, वो नहीं नाप सकता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है SGLT2 इनहिबिटर है, ये अच्छा काम करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है हमारे किडनी पे और हमारे दिल पे। ये दोनों में बेनिफिट माना गया। अच्छा, हाँ, मतलब अदर दवाई जो होती है जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लिमिप्राइड हो गया, या जो भी अदर मेडिसिन होती है वो थोड़ा बहुत नुकसान करती है, लेकिन ये दवाई का कोई उस पे नुकसान नहीं पाया गया, मतलब इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसकी साइड इफेक्ट नहीं है और इस पे अच्छा काम भी करती है और शुगर को मेंटेन भी करती है, रेगुलर भी करती है। और इसके एक और साइड फायदेमंद ये है कि ये हाइपोग्लाइसेमिक नहीं करती है, मतलब शुगर को कम नहीं कर पाती है, अपने रेगुलर नॉर्मल रेंज में लेके, मतलब वो जो बॉडी को नीड होती है उस पे उसके अपने लेवल पे मोस्टली रखती है। अब जैसे अपने इंडिया में हर जगह गवर्नमेंट में तो हर जगह मेटफॉर्मिन मिलेगी, तो मेटफॉर्मिन का जो मेडिसिन है उसका सबसे अच्छी चीज हमें आज तक यही लगी है कि वो मेडिसिन हाइपोग्लाइसेमिक नहीं करती है और हर जगह आदमी उसको चला लेता है, हर जगह चला लेता सबको चला लेता है, ठीक है। उसका एक ही चीज होता है कि साइड इफेक्ट, जैसे GIT अगर मान लो कि गैस बन रही है या पेट खराब है तो उस सिचुएशन पे उसका थोड़ा सा रोक सकते हैं। तो वैसे ये है कि इसकी साइड इफेक्ट मोस्टली कम है, नहीं के बराबर है, और आपके जो किडनी पेशेंट है और आपका जो दिल के मरीज हैं उनके लिए सबसे फायदेमंद साबित, सबसे सुरक्षित मिला गया। तो डॉक्टर साहब, ब्लड शुगर मॉनिटर करने का बेस्ट तरीका क्या है, ग्लूकोमीटर या सीजियम? अगर शुगर पेशेंट हैं जी तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, तो भाई हर 3 महीने पे एक HbA1c होती है, उसको कराना चाहिए, वो कराना चाहिए, हर 3 महीने पे कराना चाहिए, हर 3 महीने। उससे क्या होता है कि हमारा पीछे का 3 महीने का रिकॉर्ड हमें बताता है भाई कि रोज आपके शरीर में कितनी शुगर है, और जो फास्टिंग होता है, PP होता है, वो हफ्ते पे आपको एक बार कराना चाहिए, हर हफ्ते पे आपको एक बार करा लेना चाहिए। जो ब्लड से हम लैब में भेज करते हैं वो चीजें आपको करा लेना चाहिए। अब ग्लूकोमीटर की जो बारी है, तो ग्लूकोमीटर क्या है कि ये सिर्फ मॉनिटर करने का काम करता है कि भाई हमने कल जो दवा खाई, खाना खाई, तो उसमें हमारा कितना शुगर था, आज हमने जो खाया, दवा खाया, शुगर खाया, तो कितना रहा, तो उससे हमारा डोज को हम मेंटेन कर सकते हैं, खान पान को हम उसमें मेंटेन कर सकते हैं। मतलब ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह है, हाँ, उससे हिस्ट्री पता लग जाती है, हाँ, और इससे डे बाय डे पता लग जाता है कि हमारा लेवल क्या चल रहा है। और इसमें HbA1c का एक और होता है कि भाई उसका जो लेवल होता है तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई रोज
रोज शरीर में कितनी शुगर, जैसे मान लिया फास्टिंग है और पीपी है, पीपी मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद ठीक है। अब कोई पेशेंट ऐसा भी है कि रात को उसने 12 बजे खाना खाया और सुबह 6 बजे आ गया जांच करवाने के लिए अस्पताल में, चाहे 8 बजे आ गया, तो 8 बजे आ गया तो ठीक है, 8 घंटे की फास्टिंग हुई। अगर वो 6 बजे ही आ गया तो 6 घंटे की फास्टिंग हुई, तो उसका शुगर क्या होगा, उसका बढ़ के ही आएगा, तो बढ़ के आएगा। और इनकेस मान लीजिए कि डायबिटिक नहीं भी है, तभी भी उसको हम क्या होते हैं कि भाई उसको बोल सकते हैं भाई कि पेशेंट तो डायबिटिक है, बात समझ रहे, क्योंकि उसका जो खाली पेट का होता है वो 126 से नीचे होना चाहिए। जो पहले के WHO की गाइडलाइंस थी कि 126 से, लेकिन अब की जो गाइडलाइंस आई है भाई उसको 120 से नीचे रखें। अच्छा, 120, 100 से लेकर के 120 के बीच में रखते हैं तो बेटर रहता है। खाने के जो बाद होता है, अब कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जैसे मान लीजिए कि खाना खाया और अपना पूरा वर्क भी किया, वो खाना खाया 2 घंटे, हम भी बोलते हैं भाई खाना खाने के 2 घंटे तक आपको रेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, कोई काम धाम नहीं करना है, आराम करना है, तो उसमें क्या होगा, शुगर आपका यूटिलाइज नहीं होगा। तो जब हम जांच करेंगे तो एक्चुअल शुगर हमें मिलेगा। अगर वो काम करके पेशेंट आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी लेवल खर्चा हुई, तो उसमें क्या होगा, शुगर उसको डाउन मिलेगा, तो वो डाउन मिलेगा, लेकिन वो पेशेंट शुगर मरीज रहेगा और यहाँ दिखाएगा भाई शुगर मरीज नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में तो यही आएगा नॉर्मल रेंज में आ गया। एग्जैक्टली, तो ये ध्यान रखने वाली बात, ये ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि रात के टाइम कोई पेशेंट ऑमलेट खा के आ गया, बॉयल चीजें खा के आ गया, मलाई वाला दूध पी के आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी शुगर जो होगा ना फास्टिंग में वो भी बढ़ के आएगी। अगर शुगर नहीं है तभी उसको बढ़ के आएगी। वैसे ही आपको पीपी का हो गया, खाना खाने के बाद वाली हो गया। अगर मान लीजिए कि हमने बोल दिया भाई आप खाना खाकर रूटीन आना है, खाना खा करके आना है, वो पता लगा 2 पराठे खा के आ गया, ठीक है, अब उसको शुगर नहीं है, फिर भी उसको 400 शुगर मिलेगा, 300 शुगर मिलेगा, 250 शुगर मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो वैल्यू होता है ना वो डिफरेंशिएट हो जाता है। लेकिन HbA1c ऐसा नहीं, HbA1c में आप कुछ भी खा के आएंगे तो रोज का एक वैल्यू रहेगा, भाई इतना आपका है तो इतना तो रहता ही है। अगर मान लीजिए 9-10 करीबन HbA1c है तो हम उसमें अनुमान लगा देते कि 250 से ऊपर आपको शुगर तो रहता ही रहता है। तो वो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जो मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई HbA1c हो, ताकि उसमें क्या होता है कि हमें नहीं पता है पेशेंट का काम क्या है, मोस्टली हम कई बार होता है कि नहीं जान पाते कि उसका काम क्या है, उसकी फाइनेंशियल इशू क्या है, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा रीजन होता है, फाइनेंशियल इशू भी बहुत बड़ा रीजन होता है। कि अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छे खान पान रखते हैं तो चीजें आप जल्दी क्योर कर सकते हैं। अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो उसमें टाइम लग सकता है, ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है इस चीजों में। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि HbA1c अब जैसे गवर्नमेंट में है तो हो जाती है, तो रोज नहीं होती है, उसकी एक टाइम डे होती है कि भाई इतना ही हमें करना है, इस डे को इसमें करना है, इतना करना है। प्राइवेट में अगर होता है तो थोड़ा महंगी होते हैं, और ये जो फास्टिंग पीपी होते हैं सस्ते होते हैं। तो दोनों अपनी जगह पे बेटर है, लेकिन प्रेफर मैं करता हूँ कि भाई अगर ठीक होना है किसी पेशेंट को तो हम HbA1c करा करके उसकी जान ले पीछे 3 महीने कितने शुगर आ रहा है। वो रसगुल्ला खा के आया है कि भाई 2 दिन भूखे पेट रहा है, ये भी तो है कि भाई अगर 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं रहा, बहुत चीजें नहीं रहा, तो उसका शुगर ऑटोमेटिक कम आएगा, बिल्कुल कम आएगा। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा खाने पीने वाला बंदा है कि रोज 2 रसगुल्ले खा रहा है, तो उसका शुगर तो बढ़ के ही आएंगे। बिल्कुल। तो वो अपनी जगह पे, लेकिन जो HbA1c है वो अपना कंटेंट बताएगा भाई कि रोज इतना रह ही रहा है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज यदि मान लीजिए कंट्रोल नहीं हो रही है तो शरीर के कौन कौन से अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? अगर शुगर ठीक नहीं हो रहा है, सबसे पहला जो आर्गन जाता है वो हमारा दिल पे आता है। अच्छा। सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोला जाता है, जो दिल की बीमारी है, तो शुगर की वजह से ये जाता है। उसके बाद से किडनी जो होता है उसमें नेफ्रोपैथी हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सुषमा स्वराज जी के बारे में बताया था, वो शुगर की वजह से ही गया। तो दिल भी जाता है, किडनी भी जाता है, उसके बाद हमारा ब्रेन पकड़ लेता है। तो ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन होते हैं। तो न्यूरॉन होते हैं, जैसे मान लिया कोई किसी को चोट लगी, चाहे थोड़ा सा कुछ हुआ, तो पता लगा कि उसका हाथ की जो है नर्व जो होती है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि दिमाग से आने, ठीक है, याददाश्त उसकी भूल जाती है। आपने सुना होगा, चाहे देखा भी होगा कि पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि वो पेशाब कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। अल्जाइमर की भी प्रॉब्लम नहीं, अल्जाइमर तो अलग हो गई। अच्छा। इसमें क्या होती है कि उस वजह से हमारा जो नर्व कंट्रोलर होता है वो वीक हो जाता है। ओके। जब वो वीक हो जाएगा तो उस वजह से जो उसका रेगुलेट करने वाला है कि कब हमें पेशाब करने हैं कब नहीं करने, वो भूल जाता है। वो इसका मतलब कमजोर हो गया, वो सब कर देगा, ठीक है। अब वही चीज होती है जो नर्व होती है, जैसे हम चलने वाला काम होता है, पकड़ने वाला काम होता है, तो वो भी क्या होता है, वीक हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि भाई मैं तो चल रहा था और चलते चलते हमारा चप्पल छूट गया, जूता ही छूट गया, मुझे पता ही नहीं। वो शुगर के कारण है, वो नर्व कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है दिमाग से, दिमाग की जो कम्युनिकेशन होती है वो वीक हो जाता है, वो जाता है। उसके अलावा और भी चीजें होती है कि उसको दिखना बंद हो जाता है, भाई कम दिखता है पेशेंट को, तो उसमें आंख में दिक्कत आ जाती है। तो देखा दोस्तों आपने डॉक्टर साहब कितनी बेबाकी से हर रोग का उन्होंने जवाब दिया। हमारी बातचीत कितनी दिल से लेकर सेहत कई गलतफहमियों को दूर होगी। तो ये आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो इस पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो जरूर हमें बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। और आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब के क्लिनिक का एड्रेस और नंबर, सारी चीजें वहाँ अवेलेबल है। वहाँ से आप लेकर के बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।